इन बच्चों को अपराध की ओर क्या ले गया? उन्होंने इतने खतरनाक अपराध किए कि सरकार को उन्हें मौत की सजा देनी पड़ी। बच्चों को फांसी देना बहुत कम होता है, लेकिन इन बच्चों ने ऐसा क्या किया जो सरकार ने सबसे पागल अपराध माना? उन्हें वयस्कों की तरह क्यों देखा गया और उन्हें इतनी कड़ी सजा क्यों मिली? शॉन सेलर्स। शॉन रिचर्ड सेलर्स से शुरू करते हुए, जिसका मामला उसकी उम्र जेल में रहते हुए ईसाई धर्म में परिवर्तन और दैवीय आत्मा के कब्जे के कारण उसके अपराध करने के लिए प्रेरित करने के दावे के कारण दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया। शॉन सेलर्स ओक्लाहोमा सिटी में पले बढ़े और 17 साल की उम्र से पहले ही 3 हत्याएं कर दी थीं। हालांकि उनका मुकदमा और बयान ही था जिसने दुनिया को हिला दिया। सेलर्स ने कहा कि उसके शैतानवाद और राक्षसों के प्रति निष्ठा ही दोषी हैं, लेकिन वह कौन था और उसका बचपन कैसा था? क्या वह जन्म से ही बुरा था या जीवन के किसी मोड़ पर उसका दिमाग खराब हो गया था? शॉन का जन्म 18 मई 1969 को हुआ था। उनकी मां वोंडा ने उन्हें तब पैदा किया जब वह 16 साल की थीं, शादी के 1 साल बाद, और उन्होंने जीवन भर उनको प्राथमिकता दी। शॉन के पिता शॉन के सितारों को गिनने से पहले ही चले गए थे और कथित तौर पर उनकी गायन प्रतिभा से आजीविका कमाने में असमर्थता के कारण उनकी गंभीर शराब पीने की समस्या थी। इससे वोंडा को अपने और अपने छोटे लड़के का पालन पोषण करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ा। दुर्भाग्य से शॉन के लिए उन्हें बहुत कम उम्र से स्वतंत्र होना पड़ा। भले ही उन्होंने हाई स्कूल में जूनियर के रूप में फुटबॉल खेला था और एक होशियार लड़का था, लेकिन उनके लिए दोस्त बनाना और बनाए रखना भी मुश्किल था क्योंकि वे बहुत घूमते थे। सेलर्स। मुझे अकेला रहना पसंद था। मुझे वह एकांत पसंद था। सेलर्स। मेरे पास कभी बहुत सारे दोस्त नहीं थे क्योंकि हम बहुत घूमते थे, और जब तक मैं कोई अच्छा दोस्त बना लेता, आप जानते हैं, हम दूर चले जाते। इसलिए ये मेरे लिए कठिन हो गया, इसलिए मैंने आसानी से दोस्त नहीं बनाए। कुपिद ने हालांकि वोंडा पर एक बार फिर मुस्कुराया और वह ली बेलोफेटो नाम के एक आदमी से मिली। बेलोफेटो को शॉन से तुरंत प्यार हो गया और उन्होंने उसे अपने बेटे के रूप में अपना लिया। हालांकि शॉन और ली के रिश्ते को आदर्श के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता था, खासकर जब से शॉन अपने जीवन में एक पिता के आंकड़े के लिए बहुत अभ्यस्त नहीं थे। वोंडा और ली ने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः अपनी आय बढ़ाने के लिए लंबी दूरी के ट्रक चलाना शुरू करने का फैसला किया, और दुर्भाग्य से इसका मतलब था कि शॉन को अपना अधिकांश समय बेबी सिटरों या रिश्तेदारों के साथ बिताना पड़ा। शॉन, जो अपने किसी भी दोस्त के साथ रहने के आदी थे, जल्द ही अपनी मां से नाराज होने लगे क्योंकि वह उनके जीवन में प्रमुख रूप से अनुपस्थित थीं। उस समय के दौरान जब उसने अपनी किशोर बेबी सिटर की किताब खोजी तो उसने शैतानवाद के बारे में पढ़ना शुरू किया। 10 वर्षीय शॉन ने किताब चुरा ली थी और अच्छाई और बुराई के असामान्य चित्रण से बेहद मोहित हो गया। वह जल्दी ही प्रतीकों, प्राचीन चित्रों और उससे जुड़ी सभी कल्पनाओं का दीवाना हो गया। जब वह 13 साल का था तो वह डंजियंस एंड ड्रैगन्स खेलने में शामिल हो गया। सेलर्स। डंजियंस एंड ड्रैगन्स ने मुझे जादू टोना में लाया जो मुझे शैतानवाद में ले गया। शॉन ने अपने लिए एक काल्पनिक दुनिया बनाई जहां उसे लगा कि वह संबंधित है और उसे अपनी मां या सौतेले पिता की आवश्यकता नहीं है। उसने उस दुनिया से जो शक्ति प्राप्त की थी उसका आनंद लिया। उसने जेल में एक साक्षात्कार में कहा कि जब उसने पहली बार शैतानवाद का अभ्यास शुरू किया था तो उसने राक्षसों को दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः रुक गया। जब वह 16 साल का था उसने एंटोन लवे द्वारा द सैटेनिक बाइबल को सैकड़ों बार पढ़ा था। सेलर्स। जैसे ही मैं अच्छाई और बुराई के परस्पर विनिमय के इस दर्शन में आया, मैंने राक्षसों को अपने दोस्त के रूप में सोचना शुरू किया और मैंने देखा कि मैं ऐसा करके उनका दुर्व्यवहार कर रहा था। इसलिए मैंने राक्षसों को आमंत्रित करना शुरू किया और उनसे अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए कहा। किताबों ने उस युवा लड़के को बहकाया जिसे लगा कि वह कहीं अवास्तविक में भाग सकता है जहां उसके गैर मानवीय दोस्त थे। शॉन ने अपने नए पाए धर्म में गहराई से अध्ययन किया और जल्द ही अपने ही शब्दों में उसने शैतान के साथ गठबंधन कर लिया। वह अन्य बच्चों से मिला जो इन प्रथाओं में रुचि रखते थे और जल्द ही उन्होंने वह सब करना शुरू कर दिया जो उन्हें लगता था कि उन्हें अच्छे शैतानवादी बनाएगा। उन्होंने उन्मूलन नामक एक संघ का गठन किया और उसका उद्देश्य सरल था, ईसाई धर्म से छुटकारा पाना। बाद में उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें अपने को साबित करना था। वे झूठ बोलने लगे, चोरी करने लगे और हर दूसरे काम को करने लगे जो उन्हें आसान लगता था। शॉन अपने साक्षात्कार में कहेंगे कि केवल एक काम आसान नहीं था। सेलर्स। अंत में केवल एक ही चीज अटूट रही, तुम हत्या नहीं करोगे, और हत्या उसने की। 1985 में शॉन और उसके दोस्त शैतानिक बाइबल के शब्दों से प्रेरित होकर जो उनसे कहते थे, आपको ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो अपने कार्यों से मूल रूप से मारे जाने की भीख मांगते हैं, जो समाज में कुछ भी योगदान नहीं देते और जो याद नहीं किए जाएंगे,
जिनके पास कोई नहीं है, अपना पहला शिकार चुना। रॉबर्ट पॉल बॉवर एक 32 वर्षीय सर्कल के सुविधा स्टोर थे और रात की शिफ्ट में काम करते थे। शॉन और उसका दोस्त रिचर्ड हथियार से लैस शॉन के साथ सुविधा स्टोर में गए। रिचर्ड ने बॉवर से कुछ की कीमत पूछी ताकि उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भंग हो जाए, और जब उन्होंने अपनी कॉफी के कप से नजर उठाई तो सेलर्स ने उन पर गोली चला दी। वह चूक गया। बॉवर तुरंत चिल्लाने लगे कि उन्हें रुकना चाहिए और उन्हें सारा पैसा देने के लिए कैश रजिस्टर की ओर बढ़ गए। सोच रहे थे कि वे उन्हें लूटने आए हैं। असहाय आदमी को जल्द ही पता चला कि जो बच्चे उसे जानते थे और जो स्टोर में आते थे वे उसे लूटने नहीं आए थे। वह उस दिशा में भागने लगा जो उसे लगा कि रिचर्ड, जो बिना हथियार वाला था। वह नहीं जानता था कि किशोरों ने स्थान बदल लिया था और वह सीधे हमलावर की ओर भाग रहा था। सेलर्स ने फिर से बंदूक उठाई और गोली चला दी। इस बार उसने बॉवर को मारा, जो उससे केवल 2 फीट दूर था। दोनों लड़के तुरंत मौके से भाग गए। सेलर्स: मुझे याद है, हम इसके बारे में हंसते थे। हमने सोचा था कि यह बहुत मजेदार था। उनकी पहली हत्या ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए। सेलर्स, जो अपने सिर में शक्तिशाली हो गए थे और जीवन लेने के उत्साह में तल्लीन थे, जल्द ही अपने माता पिता के साथ बड़ी समस्याएं पैदा करने लगे। वह अब पालन पोषण नहीं करना चाहता था। वह जैसा चाहता था वैसा ही जीना चाहता था, क्योंकि अब वह अपने साथियों के बीच एक आदमी को मारने और इससे बच निकलने के लिए डरा हुआ था। उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता ने मना कर दिया और उसे वापस घर ले गए। उसने अपने माता पिता पर विनाशकारी अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, लेकिन वे उसे अनुशासित करने से नहीं हटे। सेलर्स को अपने माता पिता को मारने के बारे में आवर्ती सपने आने लगे। सेलर्स: और मैं इसे सबसे अच्छे तरीके से वर्णित कर सकता हूं कि एक दिन मैं उठा और यह अब सपना नहीं था। 5 मार्च 1986 को, जब बाकी सभी सो रहे थे, शॉन उठे, अपने पिता की .44 रिवॉल्वर हथगोला ली और गलियारे से नीचे चलकर उस कमरे में गए जहां उनके माता पिता सो रहे थे, उस काले अंडरवियर पहने हुए जो उन्होंने अपने अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने पहले अपने सौतेले पिता ली को गोली मारकर मार दिया जब वह सो रहे थे। उनके पास कोई मौका भी नहीं था। उसने अपनी मां की ओर बंदूक घुमाई और अंधेरे में न देख पाने के कारण अंधाधुंध गोली चला दी। वह गोली से चूक गया। उसकी मां शॉट से जाग गई और इससे पहले कि वह अपने सामने घट रही घटनाओं को समझ पाती, शॉन ने उसे चेहरे पर गोली मार दी। उसने अपने माता पिता के बेडरूम से निकला, बंदूक रखी और नहाने चला गया। एक नहाना जो उसने स्पष्ट रूप से याद किया, क्योंकि इससे उसने उसे जगाया। वह वापस घटनास्थल पर गया और रोशनी चालू कर दी। उसने अपनी मां के बेजान अवशेषों को देखा और कहा, सेलर्स, और मुझे याद है कि मैं हंस रहा था और उन्मादपूर्वक हंस रहा था, जैसे मैं हर बार जब हम लोगों को मारते थे तो ठीक होता था। सेलर्स ने अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की। अपराध स्थल को इस तरह व्यवस्थित किया जैसे कोई घुसपैठिया ने हत्याएं की हों, और रिचर्ड के घर चला गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और दोहरे प्रथम डिग्री हत्या के आरोप में आरोप लगाया गया। जेल में उनके समय के दौरान ही उन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तन किया और अपने वकीलों से तर्क किया कि उन्होंने हत्याएं तब की थीं जब वे दैवीय आत्मा के कब्जे में थे। उन्होंने सेलर्स के बारे में तथ्य प्रस्तुत किए, संभवतः बहुव्यक्तित्व विकार, और वह अपने अपराधों के समय पागल हो सकते थे। जूरी ने उनके और उनके वकील के किसी भी दावे पर विचार करने से इनकार कर दिया। सेलर्स को कई हत्याओं का दोषी पाया गया और 1986 में मौत की सजा सुनाई गई। उस समय ओक्लाहोमा कानून ने जूरी को किसी को रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा देने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि यह विकल्प केवल 1987 में उपलब्ध हुआ। एक जूरी ने बाद में कहा कि पैनल का मानना था कि सेलर्स को 7 से 15 वर्षों में पैरोल मिल जाएगा और वह जेल की अवधि अपर्याप्त लगती थी। परिणाम स्वरूप जूरी ने मौत की सजा चुनी। अन्य जूरी ने इस बात से इनकार किया कि यह विचार विमर्श के दौरान भी चर्चा की गई थी। उनकी सभी अपीलें अस्वीकार कर दी गईं और भले ही मानवाधिकार संगठनों ने उनके पीछे अपना वजन डाला, लेकिन उनका दोषी फैसला उल्टा नहीं हुआ। सेलर्स ने यूएस सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन अदालत ने उनकी अपील अस्वीकार कर दी। 3 फरवरी 1999 को सेलर्स ने ओक्लाहोमा स्टेट पेनिटेंट्री में अपने सेल में अंडे के रोल, मीठा खट्टा झींगा और बैटर तले हुए झींगा का अपना अंतिम भोजन खाया। फिर उन्हें मृत्यु कक्ष में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने सौतेले भाई बहनों को अपना अंतिम बयान पढ़ा। अगले दिन 12:17 तक शॉन सेलर्स को मृत घोषित कर दिया गया, जब घातक दवाओं का इंजेक्शन लगाया गया। 29 वर्ष की आयु में वह 1976 में मृत्युदंड के बहाली के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में 22 व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु में किए गए अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया है, और 17 वर्ष से कम आयु में किए गए अपराध के लिए मृत्युदंड दिए जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।
जॉर्ज स्टिनी जूनियर। जॉर्ज जूनियर स्टिनी जूनियर का जन्म 21 अक्टूबर 1929 को हुआ था। वह एक अफ्रीकी अमेरिकी लड़का था जो 14 साल की उम्र में मार्च 1944 में अपने गृहनगर अल्कोलू, साउथ कैरोलिना में बेट्टी जून बिन्निकर्ट और मैरी एम्मा थेम्स की हत्याओं के लिए दोषी पाया गया और मार दिया गया। उसे दोषी ठहराया गया, मौत की सजा सुनाई गई और 3 महीने बाद बिजली कुर्सी से मार दिया गया। 20वीं सदी में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और मार दी गई। 70 साल बाद एक साउथ कैरोलिना अदालत ने फैसला किया कि युवा स्टिनी को एक अन्यायपूर्ण मुकदमा मिला था और घोषणा की कि उसे गलत तरीके से मार दिया गया था। स्टिनी जूनियर ने क्या किया? स्टिनी जूनियर अपने पिता जॉर्ज स्टिनी सीनियर और मां एमे के साथ अल्कोलू, साउथ कैरोलिना में रहते थे। उनका एक भाई चार्ल्स और 2 बहनें कैथरीन और एमे थीं। स्टिनी के पिता शहर के आरा मिल में काम करते थे और परिवार कंपनी आवास में रहता था। अल्कोलू एक छोटा कामकाजी वर्ग का मिल शहर था जो सफेद और काले पड़ोस के बीच रेलवे पटरियों से विभाजित था। उस समय शहर किसी भी अन्य छोटे दक्षिणी शहर की तरह दिखता था। अलग अलग स्कूलों और चर्चों के कारण सफेद और काले नागरिकों के बीच बहुत कम बातचीत होती थी। 24 मार्च 1944 को स्टिनी जूनियर अपने माता पिता के घर के यार्ड में अपनी छोटी बहन एमे के साथ खेल रहे थे जब 2 युवा लड़कियां साइकिल पर सवार होकर आईं और उनसे पूछा कि उन्हें मय पॉप्स कहाँ मिल सकता है, जो जुनून फूलों का स्थानीय नाम है, और अपने रास्ते पर चला गया। शाम होने पर दोनों लड़कियां 11 साल की बेट्टी और 7 साल की मैरी घर नहीं लौटी और लड़कियों को खोजने के लिए तुरंत एक खोज दल का आयोजन किया गया। स्टिनी सीनियर और जूनियर ने खोज में शामिल हो गए और स्टिनर जूनियर ने एक राहगीर से लापरवाही से कहा कि उसने पहले लड़कियों को देखा था। अगले दिन बेट्टी जून और मैरी एम्मा के शव अल्कोलू के अफ्रीकी अमेरिकी पक्ष में एक उथले खाई में पाए गए। छोटी लड़कियों को एक हथियार से पीटा गया था जो एक टुकड़े धातु या एक रेलवे स्पाइक होने का निर्धारण किया गया था। दोनों लड़कियों को कुंदबल ट्रोमा से बहुत गंभीर चोटें लगीं कि उनके खोपड़ी में सेंध लग गई। मेडिकल परीक्षक ने निर्धारित किया कि मैरी एम्मा का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था, लेकिन बेटी जून को उसके महिला भाग में कुछ चोटें लगी थीं। स्टिनी को लड़कियों की हत्या के संदेह पर गिरफ्तार किया गया था। वह अपने माता पिता या वकील की अनुपस्थिति में घंटों की पूछताछ के अधीन था। घंटों बाद गिरफ्तारी अधिकारी H.S. न्यूमैन, एक क्लेरेंडन काउंटी डिप्टी ने कहा, मैंने जॉर्ज स्टिनी नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया। उसने तब एक बयान दिया और मुझे बताया कि लोहे का एक टुकड़ा कहाँ मिलेगा, लगभग 15 इंच, जहां उसने कहा कि उसने इसे खाई में लगभग 6 फीट गहराई में रखा था। स्टिनी के पिता को स्थानीय आरा मिल से तुरंत निकाल दिया गया और उन्हें अपने परिवार के साथ रह रहे कंपनी निवास से बाहर निकलना पड़ा। उन्हें बहुत सारी धमकियां मिली और उन्हें अपने बेटे से मिलने से मना कर दिया गया, जो जेल में बंद था। 26 मार्च को एक भीड़ ने जॉर्ज को पीटने की कोशिश की, लेकिन उसे पहले ही शहर से बाहर के एक जेल में ले जाया जा चुका था। यंग स्टिनी के खिलाफ सभी कार्यवाही, जिसमें जूरी चयन भी शामिल है, 24 अप्रैल 1944 को हुई। उन्हें चार्ल्स प्लॉडेन के व्यक्ति में एक बचाव वकील नियुक्त किया गया जो स्थानीय पद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्लॉडेन ने नाबालिग लड़के का बचाव करने के लिए कुछ नहीं किया। अभियोजक ने स्टिनी के कथित बयान के 2 अलग अलग संस्करण प्रस्तुत किए। एक संस्करण में स्टिनी पर लड़कियों ने हमला किया था जब उसने एक लड़की को खाई में गिरने से बचाने की कोशिश की थी और उसने उनको आत्मरक्षा में मार डाला। दूसरे संस्करण में उसने लड़कियों का पीछा किया, पहले मैरी एमा पर हमला किया और फिर बेट्टी जून पर। स्टिनी के बयान का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था सिवाय डिप्टी न्यूमैन के बयान के, लेकिन प्लॉडेन ने इसका विरोध नहीं किया। 3 पुलिस अधिकारियों ने मुकदमे में गवाही दी। अभियोजकों ने 3 गवाहों को स्टैंड पर बुलाया, जिनमें लड़कियों के शव खोजने वाले व्यक्ति रेवरेंड फ्रांसिस बैटसन और लड़कियों का पोस्टमार्टम करने वाले 2 डॉक्टर शामिल थे। वकील ने भी यौन उत्पीड़न के मामले को आगे रखा। प्लॉडेन ने कोई गवाह नहीं बुलाया, अभियोजक पक्ष के गवाहों की क्रॉस जांच नहीं की और युवा स्टिनी का बचाव करने के लिए बहुत कम किया। अदालत में 1000 से अधिक अमेरिकियों को जाने की अनुमति थी, जिससे अदालत भरी हुई थी। अफ्रीकी अमेरिकियों को अदालत में जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए जॉर्ज स्टिनी जूनियर अकेले बैठे थे। अदालत में अपना भाग्य देखने वाले एकमात्र अश्वेत व्यक्ति थे। उनके पूरे मुकदमे में 2 घंटे लगे। सभी गोरे जूरी ने केवल 10 मिनट में विचार किया और स्टिनी को हत्या का दोषी पाया। जज फिलिप H. स्टोल ने स्टिनी को बिजली के झटके से मौत की सजा सुनाई। मुकदमे का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है और स्टिनी के वकील द्वारा कोई अपील नहीं दायर की गई। स्टिनी का टूटा हुआ परिवार, जिन्हें उसके 81 दिनों के कैद और मुकदमे के दौरान उससे कोई संपर्क नहीं था, ने अपील दायर की। उन्हें फिर मुकदमे के बाद एक बार देखने की अनुमति दी गई, जब उन्हें कोलंबिया पेनिटेंटरी में रखा गया था।
लिंचिंग के खतरे के तहत उन्हें फिर से देखने की अनुमति नहीं दी गई। चर्चों और NAACP ने गवर्नर ऑलिंडी जॉनसन से लड़के की उम्र को देखते हुए दया याचिका दायर करने में शामिल हो गए, जबकि अन्य लोगों ने गवर्नर को निष्पादन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। गवर्नर ने बाद वाले से सहमति व्यक्त की। इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठने से 2 दिन पहले गवर्नर जॉनसन ने डेथ हाउस में स्टिन्नी जूनियर से मुलाकात की। जॉनसन ने बाद में क्षमादान की एक अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, मैंने अभी उस अधिकारी से बात की है जिसने इस मामले में गिरफ्तारी की थी। आपके लिए यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि स्टिन्नी ने बड़ी लड़की से बलात्कार करने के लिए छोटी लड़की की हत्या कर दी। फिर उसने बड़ी लड़की की हत्या कर दी और उसके शव के साथ बलात्कार किया। 20 मिनट बाद वह लौटा और उसके साथ फिर से बलात्कार करने का प्रयास किया, लेकिन उसका शरीर बहुत ठंडा था। यह सब उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। 16 जून 1994 को सुबह 7:30 बजे स्टिनी, जिनका वजन केवल 90 पाउंड था, को मृत्यु कक्ष में ले जाया गया और मौत के लिए तैयार किया गया। स्टिनी कुर्सी के लिए बहुत छोटा था, इसलिए जल्लाद ने बाइबल को कुर्सी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। उसे कुर्सी से बांधा गया और पूछा गया कि क्या उसके पास कहने के लिए कोई अंतिम शब्द है, जिस पर उसने अपना सिर हिलाया। जल्लाद ने स्टिनी के मुंह को ढकने के लिए कुर्सी से एक पट्टा खींचा, जिससे स्टिनी रोने लगा। जैसे ही वह रोता रहा, उसके छोटे चेहरे पर एक ढीला मुखौटा रखा गया। स्विच चालू किया गया और स्टिनी को बिजली के झटके से मार दिया गया। मुखौटा खिसक गया और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। 2004 में अल्कोलू में पले बढ़े स्थानीय इतिहासकार जॉर्ज फ्रियरसन ने अखबार में इसके बारे में एक लेख पढ़ने के बाद इस मामले पर शोध शुरू किया। उन्होंने स्टिनी को दोषमुक्त कराने के लिए काम किया। उनके काम ने साउथ कैरोलिना के वकीलों स्टीव मैकेंजी और मैट बर्गस का ध्यान आकर्षित किया। अन्य लोगों ने जल्द ही इसमें शामिल हो गए और स्टिनी को दोषमुक्त कराने में सहायता के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों का शोध और समीक्षा करने में अनगिनत घंटे योगदान दिए और गवाहों और सबूतों को ढूंढा। अब इस टीम में नागरिक अधिकार संगठन नागरिक अधिकार और पुनर्स्थापना न्याय परियोजना CRRJ भी शामिल थी, ने 25 अक्टूबर 2013 को नए मुकदमे की याचिका दायर की। स्टीव मैकेंजी ने कहा, अगर हम केस खुलवा सकते हैं तो हम जज के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं इस बच्चे को दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं था। जूरी को पेश करने के लिए कोई सबूत नहीं था, कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं था। इस मामले को फिर से खोलने की जरूरत है। यह अन्याय है जिसे ठीक करने की जरूरत है। मुझे काफी आशावाद है कि अगर हम अपने आवश्यक गवाहों को आगे आने के लिए मना सकते हैं तो हम अदालत में सफल होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास एक गवाह होगा जो यह कहेगा वह गैर परिवार, गैर रिश्तेदार गवाह है, जो इस सब को जोड़ने और कहने में सक्षम होगा कि वे मूल रूप से एक बहाना गवाह थे। वे स्टिनी के साथ थे और ऐसा नहीं हुआ। फ्रियरसन ने साक्षात्कारों में कहा, एक व्यक्ति का नाम दोषी के रूप में लिया गया था जो अब मर चुका है, और परिवार ने कहा कि मृत्युशय पर एक स्वीकारोक्ति हुई थी। फ्रियरसन ने कहा कि कथित अपराधी एक प्रसिद्ध प्रमुख सफेद परिवार से आया था। उस परिवार के एक या अधिक सदस्य प्रारंभिक कोरोनर के जांच दल में शामिल थे, जिसने स्टिनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। यह संभावना है कि फ्रियरसन जॉर्ज बर्क जूनियर के बारे में बात कर रहे थे, जो आधुनिक समय के शोधकर्ताओं द्वारा एक वैकल्पिक संदिग्ध बन गए हैं। नया मुकदमा चलाने के बजाय सर्किट कोर्ट की न्यायाधीश कार्मेन मुलेन ने 16 दिसंबर 2014 को स्टिनी की दोष सिद्धि को उलट दिया। उन्होंने पाया कि स्टिनी को एक उचित परीक्षण नहीं मिला क्योंकि उनका सफलतापूर्वक बचाव नहीं किया गया था और उनके छठे संशोधन के अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। उन्होंने कहा, मैं कोई बड़ा अन्याय नहीं सोच सकता। भले ही राज्य ने तर्क दिया कि मामले में सभी अन्याय के बावजूद स्टिनी की दोष सिद्धि बरकरार रहनी चाहिए। जॉर्ज स्टिनी जूनियर को एक अपराध से मुक्त कर दिया गया था जो उन्होंने नहीं किया था, और जनवरी 2022 में साउथ कैरोलिना राज्य के प्रतिनिधि सेजर मैकनाइट ने स्टिनी के नाम पर एक बिल पेश किया जिसका शीर्षक जॉर्ज स्टिनी फंड था, जो साउथ कैरोलिना राज्य को गलत तरीके से मारे गए लोगों के परिवारों को $10 मिलियन का भुगतान करेगा यदि उनकी दोष सिद्धि मरणोपरांत उलट दी जाती है। नेपोलियन बेजली को 19 अप्रैल 1994 को 63 वर्षीय व्यापारी जॉन लुट्टिक की हत्या के लिए जहर के इंजेक्शन द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। लुट्टिक की मर्सिडीज बेंज चुराने के लिए उसने 17 साल की उम्र में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बेजली की कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि जिसे कई लोग दोहरी जिंदगी बताते हैं, जिसका कुछ साल बाद उसकी फांसी से अंत हो गया। बेजली का जन्म 5 अगस्त 1976 को हुआ था। उसे हाई ऑनर रोल वाला छात्र, क्लास प्रेसिडेंट, स्टार एथलीट, जिसका सपना स्टैनफोर्ड लॉ में जाने का था, के रूप में वर्णित किया गया था।
वह एक सीजन के लिए ग्रैपलैंड स्कूल सैंडीज के लिए शुरुआती रनिंग बैक और 440 रिले ट्रैक धावक था। बेजली हाई स्कूल के बाद मरीन कॉर्प्स में शामिल होने के लिए भी तैयार था। बेजली के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था और उसका परिवार उस पर गर्व करता था। उनके पिता आयरलैंड बेजली एक स्टील कार्यकर्ता और ग्रैपलैंड में नगर परिषद सदस्य थे और उनकी मां रेना काउंटी जज की सचिव थीं। प्रसिद्ध व्यापारी और कोरियाई युद्ध के दिग्गज जॉन लुट्टिक की हत्या के 47 दिन बाद और हाई स्कूल से स्नातक होने के 2 हफ्ते बाद 5 जून 1994 को नेपोलियन बेजली को गिरफ्तार कर लिया गया। यह समुदाय के लिए एक सदमा था कि बेजली, जिसने अपनी कक्षा के 60 में से 13वीं स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, उसे हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि नेपोलियन बेजली 2 जिंदगी जी रहा था, एक आदर्श बेटे की और दूसरी क्रैक डीलर की। हत्या के दिन 17 वर्षीय हाई स्कूल सीनियर ट्रैक अभ्यास से घर आया, स्नान किया और नीली जीन्स का एक नया जोड़ा पहना। उसने अपनी हस्कल .45 कैलिबर सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल भरी, उसे अपनी पैंट में टक दिया और दोस्तों और भाइयों डोनाल्ड और सेड्रिक कोलमैन क्रमशः 18 और 19 साल के मिलने के लिए निकल पड़ा। वह एक छंटी हुई शॉटगन भी साथ लाया था। उसने उस दिन पहले एक दोस्त से कहा था कि वह जल्द ही स्कूल के लिए मर्सिडीज चला रहा होगा और उस शाम वह अपनी नई कार लेने के लिए निकल पड़ा। बेजली अपनी मां की लाल फोर्ड प्रोब लेकर कॉर्सिकाना चला गया। वे टाइलर टेक्सास जाने के लिए गाड़ी चलाने लगे और रास्ते में बेजली ने एक लेक्सस को देखा। उसने सेड्रिक को तेजी से गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे टाइलर में पहुंचे वे उसे खो बैठे। लेक्सस को चुराने में असफल रहने के बाद तीनों एक स्थानीय रेस्तरां की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने रेस्तरां के पार्किंग स्थल में एक मर्सिडीज देखी। जैसे ही मर्सिडीज का ड्राइवर अपने वाहन से बाहर निकला, बेजली .45 कैलिबर पिस्तौल से लैस होकर कार से बाहर कूद पड़ा। हालांकि जाहिर तौर पर ध्यान दिए बिना बेजली के पहुंचने से पहले ही ड्राइवर रेस्तरां में चला गया। सिड्रिक ने चिल्लाकर बाजली को वापस कार में बैठने के लिए कहा और बिना रुके खाने के लिए सिड्रिक समूह को वापस घर ले जाने लगा। बाजली ने सिड्रिक को घूमने और टाइलर लौटने का आदेश दिया, ये कहते हुए, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मुझे अपने ड्राइवर को गोली मारनी होगी। सिड्रिक ने तब कार को खींच लिया और बाजली को बताया कि परिस्थितियों में उसे खुद गाड़ी चलाना होगा। बाजली ने पहिया संभाला और फिर से कहा कि वह एक कार चुराना चाहता है। जब सिड्रिक ने पूछा कि क्यों, बाजली ने समझाया कि वह यह देखना चाहता है कि किसी को मारना कैसा होता है। जब वे वापस टाइलर की ओर चल रहे थे, उन्होंने जॉन लुट्टिक के स्वामित्व वाली क्रीम रंग की 1987 मर्सिडीज को देखा। वह और उसकी पत्नी बॉबी लुट्टिक डलास से अपने घर जा रहे थे। बाजली दंपत्ति का पीछा उनके घर तक गया और ड्राइववे के अंत में रुक गया। अपनी शर्ट उतारने के बाद वह गाड़ी से बाहर निकला। अपने भरे हुए पिस्तौल से लैस होकर बाजली डोनाल्ड के पीछे चलते हुए गैरेज की ओर दौड़ा। बाजली की कटी हुई बंदूक ले जा रहा था। बेजली ने अपनी पिस्तौल से एक राउंड गोली चलाई जो मिस्टर लुटिक के सिर के पिछले हिस्से में लगी, जिससे वह जीवित तो रह गए लेकिन स्तब्ध रह गए और बैठे हुए ही रह गए। इसके बाद वह उस कार के आसपास भागा जहां श्रीमती लुटिक वाहन से बाहर निकल रही थी और नजदीक से उन पर गोली चला दी। हालांकि वह चूक गया, वह जमीन पर गिर गई और मृत हो गई। बेजले ने डोनाल्ड को कुतिया को गोली मारने का आदेश दिया, लेकिन डोनाल्ड ने इसका पालन नहीं किया क्योंकि वह जॉन लुटिक के पास वापस आया और मिस्टर लुटिक के सिर में गोली मार दी। इसके बाद वह अपने शिकार के खून से लथपथ हो गया और मर्सिडीज की चाबियां ढूंढने के लिए अपनी जेबें खंगालने लगा। जैसे ही उन्होंने चाबियां खोजी, बेजले ने डोनाल्ड से पूछा कि क्या श्रीमती लुटिक मर चुकी है। जब डोनाल्ड ने कहा कि वह अभी भी हिल रही है, तो बेजले ने उसे गोली मारने के लिए चिल्लाया, लेकिन डोनाल्ड ने फिर से इनकार कर दिया। इसके बाद बेजले उसे गोली मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन डोनाल्ड ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि वह मर गई है। नेपोलियन बीजली ने अपनी मां की कार में अपने दोस्तों के साथ कार में सवार होकर ड्राइववे से कार निकाली। उसने कार को एक रिटेनिंग वॉल से टकरा दिया, जिससे उसे कार छोड़नी पड़ी। वह अपने दोस्तों के साथ फिर से मिले और उन्हें बताया कि वह इस घटना के बारे में कुछ भी कहने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म कर देगा। फिर तीनों ग्रैपलैंड लौट आए। घटना के कुछ दिन बाद बीजली ने एक दोस्त को बताया कि उसने और कोलमैन भाइयों ने कार चुराने का प्रयास किया था और उसने एक आदमी के सिर में 3 बार गोली मारी थी और एक महिला को मारने का प्रयास किया था। जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया था, वह इतना स्तब्ध था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि अधिकारी क्या कह रहे हैं। उसके पिता ने पूछा कि क्या उसने वास्तव में वह अपराध किया है जिसका आरोप लगाया गया है, और उसने उत्तर दिया कि उसने वास्तव में किया है। बीजली पर जॉन लुटिक की हत्या का आरोप लगाया गया था, जो संयुक्त राज्य के संघीय न्यायाधीश जे माइकल लुटिक के पिता थे। जज लुटिक ने सजा से पहले जज को संबोधित करते हुए कहा,
अपने पिता की ओर से और अपनी मां और परिवार की ओर से मैं आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस क्रूर अपराध करने वालों को कानून द्वारा प्रदान की जाने वाली पूरी सजा मिलनी चाहिए। 17 मार्च 1995 को टेक्सास राज्य द्वारा नेपोलियन बीजली को घातक इंजेक्शन द्वारा मृत्युदंड दिया गया। बीजली ने यूएस सुप्रीम कोर्ट सहित कई अपीलें की। अपनी अपीलों के दौरान 9 में से 3 न्यायाधीशों ने जज लुटिक के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण खुद को हटा लिया, जिससे 6 न्यायाधीशों को मामले की समीक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया। उनकी अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया। 28 जून 2001 को बीजली ने सुप्रीम कोर्ट से फांसी की रोक का आवेदन किया। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बीजली के फांसी की रोक के लिए अनुरोध पर 3-3 मतदान किया। अंततः टाई ने उनके फांसी की रोक के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। 2 दिन बाद कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील्स ने बीजली के निर्धारित फांसी के दिन फांसी की रोक दी। बीजली ने 1997 से 2002 तक लगातार अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी। उन्होंने जॉन लुटिक की हत्या करने से पहले अपने जीवन पर विचार किया था। टेक्सास के डेथ रो पर एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा, मैं स्कूल गया, मैं हर रविवार को संडे स्कूल गया, मैं बूढ़ी महिलाओं को सड़क पार कराता था। ये सब चीजें बीजली के अपने दया के कारण अपने वकील या उसके लिए वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के कारणों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने यह तर्क नहीं दिया कि उनकी सजा या दंड अनुचित था या उन्हें मरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब अपराध किया गया था तब वह केवल 17 वर्ष के थे। उन्होंने डेथ रो से टिप्पणी की, मैं स्पष्टीकरण या बहाने प्रदान करना पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए था, चाहे मैं 15, 16, 17, 21 या 25 का होता। उन्होंने कहा कि उन्हें जो किया था उसके लिए पछतावा है, वे बदले हुए व्यक्ति हैं और अब किसी के लिए खतरा नहीं है। अप्रैल में एक अदालती सुनवाई में उन्होंने कहा, यह मेरी गलती है, मैंने कानून का उल्लंघन किया है, मैंने इस शहर का उल्लंघन किया है और मैंने एक परिवार का उल्लंघन किया है, मुझे क्षमा करें, काश मेरे पास इसके लिए मजा आता। उन्होंने दावा किया कि वह समझ नहीं सकते कि क्या उन्हें मौत की सजा मिली और कई अपीलें दायर की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जज लुटिक के लिए खेद है, जिनके पिता की उन्होंने हत्या कर दी थी और वह खुद को उनसे कुछ कहने के लिए नहीं ला सकते थे। उस स्थिति में किसी से क्या कहा जा सकता है? कोई भी शब्द उसे सांत्वना नहीं दे सकते थे, कम से कम मेरे द्वारा तो नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी कहता। मुझे लगता है कि मैं एक बार के लिए बस सुनता। अगर किसी ने मेरे पापा की हत्या कर दी तो मैं क्या करता? मुझे कैसा महसूस होगा? उसने कहा। जैसे जैसे उसके दोष सिद्धि का समय निकट आता गया, कई लोगों ने हत्या के समय उम्र के कारण दया के पक्ष में तर्क दिया। जज लुटिग ने दूसरों के समान भावना साझा नहीं की, क्योंकि उन्होंने उम्र को नजरअंदाज कर दिया और मृत्युदंड का समर्थन किया। उन्होंने कहा, व्यक्तियों को इस तरह के कार्यों के लिए किसी बिंदु पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैंने सोचा था कि यह मौत की सजा के लिए एक उपयुक्त मामला था। कोलमैन भाइयों को अपराध में उनकी भागीदारी के लिए 40 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 28 मई 2002 को टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल ने बीजली द्वारा दर्जनों अपीलों में से आखिरी को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बीजली की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के खिलाफ 10-7 मतदान किया। गवर्नर रिक पेरी ने आपातकालीन 30 दिवसीय स्थगन देने से इनकार कर दिया और इसलिए उन्हें उस दिन शाम 6 बजे तक मार दिया जाना था। उन्होंने अपना अंतिम भोजन अस्वीकार कर दिया और अपना अंतिम बयान पढ़ने से इनकार कर दिया, यह अनुरोध करते हुए कि इसे उनके निष्पादन के बाद पढ़ा जाए। जब तक वह अपने दाहिने पैर को नहीं झटका तब तक वह शांत रहा। नेपोलियन बीजली, जिन्होंने अपने परिवार को दिनों पहले अलविदा कहा था, 28 मई 2002 को शाम 6 बजे घातक इंजेक्शन द्वारा मार दिया गया, जिनकी उम्र 25 वर्ष थी। बीजली संयुक्त राज्य में मृत्युदंड दिए जाने वाले अंतिम किशोर अपराधियों में से एक थे और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने उन अपराधियों को मृत्युदंड देने पर प्रतिबंध लगा दिया जो अपने अपराध करते समय 18 वर्ष से कम आयु के थे। ये मन ही मन है कि एक समय इतना दूर नहीं, बच्चे वयस्कों के सामने खड़े होकर खुद की तरह ही मुकदमा चलाया जा सकता था। बेतुका नहीं है? यहीं और अधिक बेतुकापन देखें।